बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सर कैसर शाह आज एक इंतहाई अहमियत का हामिल टॉपिक लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मैं आपको एक ऐसे मुआहदे के मतलब बताऊँगा जिसने मुसलमानों की जड़ों को हिलाकर रख दिया। आप जानते हैं सारी दुनिया की नज़रें मुआहदा लौज़ान के ख़ात्मे पर लगी हुई हैं। मुआहदा के ख़ात्मे के बाद क्या होगा? क्या तुर्की अपने खोए हुए इलाके वापस ले पाएगा? क्या मक्का और मदीना की रखवाली और खिदमत की ज़िम्मेदारी फिर तुर्कों के पास आ जाएगी? मुआहदा लौज़ान पर बहस करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा तारीख़ के औराक से कुछ बताना चाहता हूँ जिससे आपको मुआहदा लौज़ान समझने में आसानी होगी। तो दोस्तों, अजीम तुर्क जंगजू अर्तुगरुल गाज़ी के बाद उसके बेटे उस्मान ने सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी, जो कि 14वीं सदी से लेकर 20वीं सदी तक कायम रही, जो कि एक ही वक्त में जनूबी यूरोप, मशरक़ी अफ्रीका और जनूबी एशिया यानी 3 बड़े आज़मों पर मुश्तमिल थी। सल्तनत का इंतज़ाम इंतहाई मौसर अंदाज में कायम रहा, लेकिन 600 साल हुकूमत में कई अदवार ऐसे भी आए कि जब मुख्तलिफ इलाकों में बगावतों की वजह से निज़ाम हुकूमत चलाने में काफ़ी दुश्वारियाँ पेश आईं। हमसाया सल्तनत जैसे ईरान ने भी काफ़ी मुश्किलात पैदा की। बाज़ंतीनियों ने भी वक्फे से अपनी साजिशें जारी रखीं। कभी बैरूनी और कभी अंदरूनी साजिशों ने सर उठा लिया, जिन्हें बेहतरीन हिकमत अमली, दानिशमंदी की वजह से दबाया जाता रहा या इनका खात्मा किया जाता रहा। अच्छी और दानिशमंदाना हिकमत अमलियों की वजह से यूरोप वालों ने सल्तनत उस्मानिया के बादशाह थे उन्हें मैग्निफिसेंट रूलर्स का नाम दिया, तो अंदरूनी तौर पर उन्हें लॉ गिवर्स का दर्जा दिया। इन्हें इंतहाई हिकमत वाले और ज़ीरक कहा गया, लेकिन 18वीं और 19वीं सदी का अंदरूनी और बैरूनी साजिशों की कामयाबी ने सल्तनत की जड़ें खोखली कर दी, जिसकी वजह से सल्तनत सिकुड़ने लगी और मुख्तलिफ इलाकों पर अपना कंट्रोल खोने लगी। कमज़ोर मुआहदे करने पर मजबूर हो गई। रईसी कसर पहली जंग अजीम ने पूरी कर दी। तो दोस्तों, ये था मुआहदा लौज़ान का पस मंज़र। अब आते हैं मुआहदा लौज़ान की जानिब। याद रखें, ताकतवर सल्तनतें अपने इलाकों को वुसअत देने के लिए हमेशा जंगें लड़ती रही हैं, लेकिन जो हैयत व तरतीब जंग अजीम अव्वल ने दुनिया की बदली, तारीख़ में अपनी मिसाल आप है। 1914 से 18 तक लड़े जाने वाली इस जंग के नताइज काफ़ी गंभीर सामने आए। इस जंग में सल्तनत उस्मानिया, जो कमो बेश वसी व अरीज़ इलाके पर मुश्तमिल थी, उसे अपने इत्तेहादियों जर्मनी और ऑस्ट्रिया के साथ बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। तुर्की के इलाकों पर कब्ज़े के बाद जब यूनान ने अनातोलिया पर कब्ज़ा करने की कोशिश की, तो उस वक़्त तुर्क फ़ौज ने मुस्तफ़ा कमाल की सरपरस्ती में मुत्तहिद होकर यूनान को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। फातह इत्तेहादियों को यह किसी तौर पर कबूल ना था कि तुर्की दोबारा अपने पाँव पर खड़ा हो, लिहाजा उन्होंने तुर्की को ज़्यादा कमज़ोर करने के लिए स्विट्ज़रलैंड के इलाके लौज़ान में एक मुआहदा किया। इसी मुनासबत से इसे मुआहदा लौज़ान कहा जाता है। इस मुआहदा में तुर्की पर इंतहाई सख्त पाबंदियाँ आयद की गईं। मुआहदे में शामिल मालिक जिन्होंने इस मुआहदे पर दस्तखत किए, उनमें फ्रांस, बरतानिया, इटली, जापान, यूनान, रोमानिया, यूगोस्लाविया और तुर्की शामिल थे। मुआहदा फ्रांसीसी ज़बान में लिखा गया। फातह इत्तेहादियों ने जो पाबंदियाँ तुर्की पर लगाईं, उनमें चीदा ये हैं। सल्तनत उस्मानिया का खात्मा। 600 साल सल्तनत उस्मानिया ख़त्म हो गई। तुर्की की सरहदें वो ना रह गईं जो जंग से पहले थे। सुल्तान को जला वतन करके फ्रांस भेज दिया गया। सल्तनत उस्मानिया की तमाम ममलूक को जब्त कर लिया गया। तुर्की को सेक्युलर स्टेट करार दे दिया गया। मुस्तफ़ा कमाल ने मज़हब को बिल्कुल एक तरफ कर दिया। सेक्युलर निज़ाम को रैज कर दिया गया। हिजाब पर पाबंदी लगा दी गई। इस्लामी तज़वीज व अशात पर भी पाबंदी लगा दी गई। यहाँ तक कि अरबी ज़बान में अजान देने पर भी मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई। आयल की ड्रिलिंग पर भी पाबंदी लगा दी गई। बास्फोरस को आलमी समंदर करार दे दिया गया ताकि तुर्की समंदर से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों से टैक्स और राहदारी न ले सके। ये मुआहदा जुलाई 1923 को तय पाया। तुर्की के पास मुआहदे को तस्लीम करने के सिवा कोई चारा ना था, क्योंकि ना तो वसी और अरीज़ इलाके बचे थे, ना फ़ौज और ना ही मुआशी ज़राए। लिहाजा चारों नाचार तुर्की को यह मुआहदा तस्लीम करना ही पड़ा। वाक़फ़ान हाल ये कहते हैं कि यह मुआहदा जुलाई अगस्त 2023 को ख़त्म हो जाएगा।
جب یہ معاہدہ ختم ہو جائے گا تو ترکی کو آئل کی ڈرلنگ کی اجازت بھی مل جائے گی، اس کی تیل کی ایکسپورٹ بڑھ جائے گی، جس کا ڈائریکٹ اثر اس کی جی ڈی پی پر پڑے گا، جس سے ترکی اور ترقی کرے گا۔ دوستو، 2023 کے بعد ترکی سعودی عرب، شام، لیبیا، سوڈان، عراق، سائبیریا پر اپنا حق جتا سکے گا۔ ترکی کی 95% آبادی مسلمان ہے اور صدر طیب اردوغان چاہتے ہیں کہ ترکی مسلم دنیا کی نمائندگی کرے۔ صدر نے کئی دفعہ اپنی تقاریر میں فرمایا ہے کہ معاہدے کے خاتمے کے بعد ترکی پہلے جیسا ترکی نہیں رہ جائے گا۔ اس وقت بھی ترکی ان کی سرپرستی میں دن دگنی رات چوگنی ترقی کر رہا ہے۔ صدر طیب اردوغان ترکی کو ترقی یافتہ ملک کی سب میں لانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ ترکی اپنے کھوئے علاقے واپس لیتا ہے یا نہیں، لیکن ایک بات جو واضح نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ترکی ترقی کی اونچی اڑان بھرنے کو بالکل تیار ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جس قوم کے لیڈر نڈر، حوصلہ مند اور قوت فیصلہ رکھنے والے ہوں وہ قومیں ہمیشہ ترقی کرتی ہیں۔ دوستو، یہ تھا معاہدہ لوزان۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولنا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔